चलिए दोस्तों, आज के क्लास को स्टार्ट करते हैं। जैसा कि कल के वीडियो लेक्चर में हमने कक्षा 10वीं जो भूगोल है, आपका जो फर्स्ट चैप्टर संसाधन एवं विकास जो चल रहा था उसको हम पढ़ रहे थे। कल हमने ये जाना कि संसाधन क्या होता है, संसाधनों का वर्गीकरण के बारे में हमने पढ़ा। उसके साथ साथ हमने जैव संसाधन, जैव संसाधन, अजैव संसाधन, अजैव संसाधन, नवीकरणीय नवीकरणीय संसाधन, नवीकरणीय और अनवीकरणीय संसाधनों के बारे में पढ़ लिया था। इसके साथ साथ हमने राष्ट्रीय संसाधनों के बारे में पढ़ लिया था। राष्ट्रीय संसाधनों के बारे में भी हमने जान लिया था। अब बात करते हैं अंतर्राष्ट्रीय संसाधन के बारे में। अंतर्राष्ट्रीय संसाधन क्या होता है? देखिए दोस्तों, पहले मैं लिख लूं अंतर्राष्ट्रीय संसाधन क्या। देखिए दोस्तों, जो अंतर्राष्ट्रीय संसाधन है आमतौर पर इससे मतलब है जितने हमारे महासागर हैं उन महासागरों के अंदर बहुत पैमाने पे जो भी संसाधन जो है, जो बचे हुए संसाधन है, जो संसाधन हमको मिल सकते हैं, उन संसाधनों को अंतर्राष्ट्रीय संसाधनों के अंतर लाते हैं। और जो अंतर्राष्ट्रीय जो संसाधन होते हैं उस पर किसी एक देश का प्रभुत्व या स्वामित्व नहीं होता है, उस पर सभी का अधिकार होता है। जैसे मैं भारत के अगर संदर्भ में बात करें, जैसे मान लीजिए कोई देश है, कोई भी देश, जैसे मान लीजिए अफ्रीका ही है, मान लीजिए आपका, तो अफ्रीका है, तो अफ्रीका के जितने भी देश हैं अपने समुद्र तट से इधर मात्र केवल 200 किलोमीटर तक ही समुद्र से कोई भी इसके अंदर ही खनिज संसाधन को निकाल सकते हैं अपनी इच्छा अनुसार। इसके बाहर किसी भी संसाधन को निकालने के लिए उनको अंतर्राष्ट्रीय रूप से उनको एक परमिशन चाहिए। बिना अनुमति किए वो क्या कर सकते हैं, वो इन समुद्रों के अंदर से ये क्या कर सकते हैं, संसाधन नहीं निकाल सकते हैं। हर देश को ऊपर लागू होता है। जैसे पाकिस्तान है, अगर पाकिस्तान है तो यहाँ पर सिंध के इन क्षेत्रों में 200 किलोमीटर तक वो उन संसाधनों को निकाल सकता है, उसका दोहन उपयोग कर सकता है। लेकिन सोचे हिंद जो हमारा अरब सागर उसके और अंदर आ जाए, 500 किलोमीटर अंदर आके पाकिस्तान सोचे हम क्या करें, एक संसाधनों का दोहन करें, उसका उपयोग करें, उसके निकाल ले, तो नहीं कर सकता। उसके लिए अंतर्राष्ट्रीय रूप से परमिशन चाहिए। और ये जो संसाधन होते हैं ना, समुद्र में किसी देश की समुद्री सीमा लगती है, उसे 200 किलोमीटर के बाद वो क्या कर सकता है, उन संसाधनों का बिना अंतर्राष्ट्रीय अनुमति के वो उसका प्रयोग नहीं कर सकता है। हालांकि भारत के संदर्भ में थोड़ा सा, भारत के संदर्भ में भी ऐसा है, लेकिन भारत को 200 किलोमीटर से अधिक बढ़कर क्या संसाधन निकालने के भारत के पास अधिकार है, यानी अंतर्राष्ट्रीय रूप से इसको मान्यता प्राप्त है। जैसे कि मैं आपको एग्जाम्पल तौर पे अगर मैं बताऊं तो आप इस तरीके से ऐसा समझिए, ऐसा समझिए कि मैंगनीज ग्रंथियों का खनन, यानी भारत जो है अपनी समुद्र सीमा से, जो समुद्र सीमा इसकी है 200 किलोमीटर ज़्यादा बढ़ गई, यानी हिंद महासागर से कहीं से भी वो मैंगनीज ग्रंथियों का वो खनन कर सकता है, उसको निकाल सकता है। ये उसको क्या अधिकार है। तो अंतर्राष्ट्रीय संसाधन का मतलब इससे है कि वो संसाधन जिस पर किसी एक राष्ट्र या एक देश का अधिकार नहीं, बल्कि उस पर समूचे पूरे देश, पूरे राष्ट्र का अधिकार है। ठीक है, तो अंतर्राष्ट्रीय संसाधन कहते हैं। तो हमने जो है स्वामित्व के आधार पर हमने जो देख लिया, स्वामित्व के आधार पर व्यक्तिगत संसाधन, सामुदायिक संसाधन, राष्ट्रीय संसाधन एवं अंतर्राष्ट्रीय संसाधन को हमने देख लिए। अब बात करते हैं विकास के स्तर पर संसाधनों के। तो विकास के आधार पर संभावित संसाधन है। यदि अगर हम विकास के स्तर को देखें तो विकास के स्तर पर संभावित संसाधन है। अब सवाल उठता है कि संभावित संसाधन क्या होते हैं, असंभावित संसाधन हम किन्हें कहते हैं। देखिए दोस्तों, संभावित संसाधन क्या, संभावित संसाधन क्या। देखिए, वे संसाधन जिनकी संभावना वर्तमान में है
उन्हें आमतौर पे हम संभावित संसाधनों के अंतर्गत ही लाते हैं। ये जो संसाधन है विकास की दर पे, जैसे यह वे संसाधन है जो किसी प्रदेश के विद्यमान होते हैं, यानी किसी क्षेत्र में विद्यमान, किसी क्षेत्र में रहने वाले ये संसाधन होते हैं, परंतु इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है। उदाहरण के तौर पर भारत में जो पश्चिमी भारत है, वहाँ पर बड़े पैमाने पर सौर ऊर्जा एवं पवन ऊर्जा की संभावना है, लेकिन तकनीकी रूप से हम इन्हें सक्षम नहीं है जिनका हम उपयोग कर सकते हैं। कहने का ये मतलब है, संभावित संसाधन का ये मतलब है कि वह संसाधन जिनका हम प्रयोग कर सकते हैं, जिनकी संभावना है हम प्रयोग कर सकते हैं, लेकिन तकनीक नहीं है, या आर्थिक रूप से मजबूत नहीं है, या अन्य कारणों की वजह से हम उसका क्या दोहन नहीं कर सकते। लेकिन भविष्य के रूप में उसको देखा जा रहा है कि अगर यदि हमारे पास तकनीक आ गई या आर्थिक रूप से हम मजबूत हो गए या अन्य जो कारण है जिसकी वजह से हम उसका उपयोग नहीं कर सकते हैं, लेकिन भविष्य में अगर वो समस्या दूर हो जाए, अगर हम उनका उपयोग कर ले रहे हैं, तो क्या उन्हें संभावित संसाधन के रूप में देखा जा रहा है। जैसे एग्जाम्पल तौर पे अगर आप लीजिए, जैसे भारत है हमारा, ये जो भारत है आप इस तरह ले लीजिए, आप भारत में इस तरह से कुछ ले लीजिए, सपोज डैट इसको मैं 6000 कर दूं इधर, अब भारत में समझिए। अब जैसे मान लीजिए आप, हमारा ये भारत है, ठीक है, भारत है, तो भारत में क्या है, जो हमारा गुजरात का क्षेत्र है, ये राजस्थान का जो क्षेत्र है, जो गुजरात का क्षेत्र है, यहाँ पर बड़े पैमाने पर हमें पवन एवं सौर ऊर्जा की संभावना है, लेकिन हम आर्थिक रूप से उन्हें मजबूत नहीं है, क्योंकि अगर हम पवन ऊर्जा का उपयोग करें, सौर ऊर्जा का प्रयोग, तो हमें आर्थिक रूप से मजबूत भी होना चाहिए, और साथ साथ ना तो हमारे पास तकनीक है, यानी तकनीक भी नहीं है, और तकनीक मिल भी जाए तो आर्थिक दोनों चाहिए, यानी हमारे पास पर्याप्त तकनीक भी हो, साथ में आर्थिक रूप से हम मजबूत भी हो, ये दोनों हो तो ही हम उनका पवन ऊर्जा एवं सौर ऊर्जा का प्रयोग कर सकते हैं। तो ये बताया जाए कि जो गुजरात और राजस्थान का क्षेत्र है, यहाँ बड़े पैमाने पर सौर ऊर्जा एवं पवन ऊर्जा के हमें क्या संसाधन है, लेकिन तकनीक की वजह से और आर्थिक स्थिति खराब होने की वजह से हम क्या उन संसाधनों का हम उपयोग नहीं कर सकते। नहीं तो बड़े पैमाने पर हम बिजली का निर्माण मात्र पवन ऊर्जा और सौर ऊर्जा के स्तर पर भी हम कर सकते हैं, लेकिन नहीं हो सकता क्योंकि हम तकनीकी रूप से, आर्थिक रूप से मजबूत नहीं है। वहीं पर अगर हम बात करें, जैसे समुद्री क्षेत्र को ले लेते हैं, तटवर्ती क्षेत्र है, यहाँ पर ज्वारी ऊर्जा है, क्योंकि समुद्र से ज्वारी ऊर्जा इसका भी हम प्रयोग कर सकते हैं बिजली उत्पादन में, लेकिन क्या है कि हम आर्थिक रूप से इतने मजबूत नहीं है कि हम इसका हम प्रयोग कर सकते हैं। ये भी, लेकिन भविष्य में देखा जाता है कि तकनीक रूप से हम मजबूत हो जाए, आर्थिक रूप से हम मजबूत हो जाए, अन्य कारणों रूप से भी अगर हम मजबूत हो जाए, तो हम ज्वारी ऊर्जा का प्रयोग कर सकते हैं। अगर हम अरुणाचल प्रदेश लें, तो अरुणाचल प्रदेश में बड़े पैमाने पर जल ऊर्जा है। वहाँ पर अरुणाचल असम का वो जो क्षेत्र है, जहाँ पर ब्रह्मपुत्र नदी की वजह से बाढ़ आता है, और ऐसी संभावना बताई जाती है कि इन बाढ़ों की वजह से नुकसान तो बहुत होता है, लेकिन अगर हम संसाधन के रूप में देखें वहाँ के जलों का, तो हम उससे भी बिजली बड़े पैमाने पर हम उपयोग बिजली बना सकते हैं, तो भी एक संसाधन के रूप में देखा जाता है। तो भारत में से बहुत से क्षेत्र हैं जहाँ संसाधनों की कोई कमी नहीं है, लेकिन तकनीक ना होने की वजह से, हम आर्थिक रूप से मजबूत ना होने की वजह से हम उनका उपयोग नहीं कर सकते हैं। लेकिन भविष्य में एक संभावना के रूप में देखी जाती है कि आज नहीं तो 100 साल बाद, 200 साल बाद, कभी भी हम उसका उपयोग हम कर सकते हैं। ठीक है, तो उन्हें संभावित संसाधनों के अंतर्गत इनको देखा जाता है। असंभावित संसाधन ये विकास की तरफ आते हैं कि ठीक है, तो संभावित संसाधन का हमारा मतलब इससे है, भारत में भी आपका संभावित संसाधन है। चलिए अब इसको इरेज कर दें हम, तो संभावित संसाधन है। आई होप आप लोग को समझ में आ रहा होगा। ठीक है, मैं एक बार जरा आप लोग का कमेंट देख लूं।
चलिए ठीक है, सब कुछ ओके। अब आगे बढ़ते हैं। संभाव्य हमने संसाधनों का हमने देख लिया जो कि विकास के स्तर पे थे। अब हम देखते हैं विकसित संसाधन। विकसित संसाधन, अब सवाल उठता है कि विकसित संसाधन क्या है। विकसित संसाधन, संसाधन, अब सवाल होता है कि विकसित संसाधन क्या, विकसित संसाधन क्या, उन्हें हम कहें जो विकसित हैं या किन्हें कहें विकसित संसाधन। देखिए अब मेरी बात ध्यान से सुनिए। देखिए विकसित संसाधन की अगर परिभाषा की बात करें तो देखिए यह संसाधन जिनकी सर्वेक्षण किया जा चुका है, यानी जितने भी विकसित संसाधन उनका सर्वेक्षण किया जा चुका है। सर्वेक्षण का मतलब उनका खोजा जा सकता है, वर्तमान में उपलब्ध है, आर्थिक रूप से भी उपलब्ध है, तकनीकी रूप से भी उपलब्ध है, और उनका हम अच्छा खासा दोहन करते हैं, और उनके उपयोग में की गुणवत्ता और मात्रा निर्धारित की जा चुकी है, और उनके जो उपयोग की जो गुणवत्ता है और जो मात्रा वो निर्धारित की जा सकती, कितने मात्रा में कितने उपयोग में उसका हम उपयोग करेंगे। ठीक है, विकसित संसाधन कहलाते हैं। संसाधनों का विकास प्रौद्योगिकी और उनकी संभावना के स्तर पर निर्भर करता है। यानी अगर आम शब्दों में अगर हम कहें तो जितने भी विकसित संसाधन का मतलब ये होता है कि जो विकसित संसाधन है उनका वर्तमान में हम उनकी मात्रा गुणवत्ता, इनकी मात्रा क्या निर्धारित है, निर्धारित है। जितने भी विकसित संसाधन उनको खोजा गया है, तकनीकी रूप से वो मान्य है, तकनीकी रूप से क्या संभाव्य है, तकनीकी रूप से संभाव्य है, आर्थिक रूप से वो संभाव्य है। ठीक है, तथा उनके उपयोग करने की जो मात्रा है, जो गुणवत्ता है वो निर्धारित है। उसकी मात्रा निर्धारित कि हम इससे ज्यादा इसका प्रयोग नहीं करेंगे। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं भंडार। भंडार का क्या अर्थ होता है। देखिए भंडार, देखिए पर्यावरण में उपलब्ध वे पदार्थ जो मानव की आवश्यकताओं की पूर्ति कर सकते हैं परंतु उपयुक्त प्रौद्योगिकी के अभाव में उसकी पहुंच से बाहर है, भंडार में शामिल होते हैं। यानी ये कह रहा है कि देखिए यहाँ पर जो अभी आपने थोड़ी देर पहले मैंने जो बताया संभावित संसाधन और भंडार, दोनों में लगभग ज्यादा अंतर नहीं है। भंडार का मतलब है कि वे संसाधन जिनका हम उपयोग कर सकते हैं लेकिन आर्थिक रूप से मजबूत ना होने की वजह से, तकनीक ना होने की वजह से, तकनीक ना होने वाले या अन्य किसी कारणवश, या जैसे पहुंच ना होने की वजह से, पहुंच जैसे ये हमारी पृथ्वी है तो अगर हमें अंतरिक्ष पे जाना हो तो हम अंतरिक्ष पे जा सकते हैं। यानी अगर ये हमारी पृथ्वी की सतह है, अगर इस पे ऊपर हमें जाना हो तो हम हजारों किलोमीटर हम ऊपर जा सकते हैं। यदि हमें चांद पे जाना तो जा सकते हैं, मंगल ग्रह पे जाना हो तो जा सकते हैं। लेकिन अगर हम कहें पृथ्वी की सतह अगर हम अंदर जाएं तो हम 11 किलोमीटर से ज़्यादा हम अंदर नहीं जा सकते, अभी तक गए नहीं। यानी अगर पृथ्वी से अगर चंद्रमा की दूरी बात करें तो 3,84,000 किलोमीटर दूर है। आप देख सकते हैं हम 3,84,000 किलोमीटर दूर हम जाके चल आए हैं, लेकिन अगर पृथ्वी के अंदर कहें अगर खुदाई के माध्यम से जाने के लिए तो हम 11 किलोमीटर से ज़्यादा हम अंदर जा ही नहीं पाए। तो पृथ्वी के अंदर जितना जाएंगे उतने बड़े पैमाने पे हमें क्या संसाधन मिलेंगे, हमें धातु मिले, जैसे लोहा है, इस्पात है, मैग्नीज है, तांबा है, और ना जाने कितने सारे क्या हमको संसाधन मिलेंगे। लेकिन क्या है, तकनीक नहीं है, हम आर्थिक रूप से मजबूत नहीं है। हम क्या विश्व में कोई देश ना मजबूत नहीं है, तकनीक नहीं है। मान लो अमेरिका है, वो क्या उसके पास आर्थिक रूप से बहुत मजबूत है लेकिन उसके पास उतनी तकनीक नहीं है ना कि बहुत अंदर खुदाई कर ले, कि पृथ्वी के अंदर 50 मिनट खुदाई कर ले। वो भी प्रयास करेगा तो 11 से 12 किलोमीटर से ज़्यादा अंदर वो जा नहीं सकता। तो लेकिन फिर भी माना जाता है पृथ्वी के अंदर इतने सारे संसाधन है, इतने सारे हमारे पास कोयला है, डीजल है, पेट्रोल है, लोहा है, मैग्नीशियम है, कि हम क्या कर सकते हैं, हम निकाल सकते हैं। लेकिन
तकनीक ना है जिसके वजह से हम उनको निकाल सकते हैं, तो उनको एक भंडार के रूप में देखा जाता है कि आने वाले भविष्य में अगर कभी तकनीक हमारे पास आ गई जिससे हम अंदर खुदाई करके जा सकते हैं, चीज़ों को देख सकते हैं, तो भविष्य के रूप में हम काम आ सकते हैं। तो भंडार में अधिकांश तौर पे वो संसाधन आते हैं जहाँ पर्यावरण में, देखिए भंडार में वे संसाधन आते हैं जो हमारे पर्यावरण में जो संसाधन है जहाँ तक हम इंसानों के आर्थिक रूप से पहुँच नहीं हो सकती, तकनीकी रूप से पहुँच नहीं हो सकती, या हम उतने मजबूत नहीं उसका उपयोग करने में, दोहन करने में। जैसे मैं एग्जाम्पल तौर पर बताना चाहूँ, जैसे चंद्रमा है, चंद्रमा पर भी बड़े पैमाने पर मैग्नीशियम है, लिथियम है, अन्य न जाने कितने प्रकार के धातु है, लेकिन वो भी भंडार के रूप में ही देखा जाता है, संभावित संसाधन के रूप में ही देखा जाता है। वर्तमान में हम उसका उपयोग नहीं कर सकते। जैसे मैं अगर बताऊँ, अगर जो है चंद्रमा से अगर हम मान लीजिए 1 किलो अगर हम लिथियम लाएं, अगर पृथ्वी पर उसका अगर मूल्य मान लीजिए 100 करोड़ हो, 100 करोड़ हो, तो उस 1 करोड़ लिथियम लाने का जो खर्च हो जाएगा कितना हो जाएगा हमारा, 1000 करोड़ हो जाएगा, 1000 करोड़ हो जाएगा। यानी 900 करोड़ का तो हमें नुकसान हो जाएगा उसको लाने में। तो फायदा क्या है, इससे हम लाएंगे ना, हम लाए ही ना ऐसे धातु को। लेकिन कल हमें कोई ऐसी तकनीक को विकसित कर लें जिससे अगर हम 100 करोड़ का अगर लिथियम लाए, लिथियम का प्रयोग बैटरी में किया जाता है, जैसे मोबाइल बैटरी, इन्वर्टर बैटरी में हो गया, इन सब में अगर कोई हम ऐसी तकनीक विकसित कर लें कि अगर 100 करोड़ का लिथियम लाने का खर्च मात्र केवल 1 करोड़ है, तो 99 करोड़ का प्रॉफिट हुआ ना, तो हम उसको लाएंगे। लेकिन नहीं ला सकते, लाने तो पृथ्वी में उसका मूल्य 100 करोड़ का, लाने का खर्च 1000 करोड़ हो जाएगा, तो 900 करोड़ का तो नुकसान है ना। तो नुकसान तो कोई सहेगा नहीं। तो उसको क्या भविष्य के रूप में देखा जाता है कि भविष्य में उसका प्रयोग किया जा सकता है। इसलिए देखें वर्तमान में जो भी विकसित देश हैं, जैसे चीन है, रूस है, भारत है, जापान है, सब चंद्रमा पर अपना मिशन कर रहे हैं, उस पर अपना अधिकार जमाने के लिए। क्योंकि आने वाले भविष्य में जिस देश के पास जैसे लोहा है, स्टील है, कोयला है, डीजल है, पेट्रोल है, लिथियम है, इन सभी धातुओं पर जिसका पकड़ रहेगा आने वाला देश है, वही एक आर्थिक रूप से मजबूत होगा, अन्य क्षेत्र में वो मजबूत होगा, क्योंकि सबको संसाधन चाहिए अपने देश का विकास करने के लिए। इसलिए भारत भी कहीं ना कहीं देखिए चंद्रयान 1, 2, 3 अब कर चुका, 3 भी सफल हो गया, और गगनयान जैसी चीजें करने के में है, इसलिए बाकी सभी देश कर रहे हैं। तो कहने का मतलब संसाधन जो है, भारत हो या कोई भी देश है, सबके लिए उपयोगी है विकास के लिए, और सब चाहते हैं कि उनके पास संसाधन हो। ठीक है, संसाधन से आर्थिक रूप से मौजूद भी होने चाहिए हम लोग को, तकनीक भी होना चाहिए, अन्य भी कारण हो, लेकिन संसाधन चाहिए किसी भी देश के विकास के लिए। संसाधन सब कुछ नहीं है, लेकिन संसाधन बहुत कुछ है। एक जान लीजिए जैसे जापान में संसाधन नहीं है, लेकिन जापान बहुत विकसित देश है, उसके पास क्या है, कुछ नहीं है, लेकिन बहुत विकसित देश है। लेकिन वहीं पर साउथ अफ्रीका ले लो, उसके पास बहुत संसाधन है, डीजल, पेट्रोल, कोयला, लेकिन विकसित नहीं है। क्यों नहीं है विकसित? तो संसाधन तो सब कुछ नहीं है, लेकिन संसाधन बहुत कुछ है, ये भी आप जान लीजिए, आप ऐसा समझिए। ठीक है, तो भंडार में होगा, और भंडार में अगर कुछ चीजों को अगर और देखें, ठीक है, तो भंडार में हम क्या करते हैं, शामिल करते हैं, उदाहरण के लिए जैसे जल हो गया, 2 गैसें हो गए, जल 2 गैसें हो गया, हाइड्रोजन हो गया, ऑक्सीजन हो गया, ऑक्सीजन का यौगिक हो गया। हाइड्रोजन ऊर्जा का मुख्य स्रोत बन सकता है, परंतु इस उद्देश्य से इसका प्रयोग करने के लिए हमारे पास उन्नत तकनीक का ज्ञान नहीं है, आने वाले समय में भी हो सकता है। ठीक है, अब संचित कोष, आप जानते हैं संचित कोष क्या है? संचित कोष क्या है? संचित कोष, सवाल उठता है कि संचित कोष क्या है। देखिए संचित कोष का मतलब आप यहाँ पे इस तरह समझिए कि यह संसाधन भंडार का हिस्सा है जिन्हें उपलब्ध तकनीकी ज्ञान की सहायता से प्रयोग में लाया जा सकता है, परंतु इसका उपयोग अभी आरंभ नहीं हुआ है। इनका उपयोग भविष्य में आवश्यकता पूर्ति के लिए किया जा सकता है। नदियों के जल को विद्युत पैदा करने में प्रयोग किया जा सकता है, परंतु वर्तमान समय में इसका उपयोग सीमित पैमाने पर ही हो रहा है। इस
प्रकार बांधों में जल वन आदि संचित कोष है, इसका उपयोग भविष्य में किया जाएगा। यानी संचित कोष में वो सारे भंडार आते हैं, संसाधन आते हैं जिनका हम आर्थिक रूप से मजबूत हैं, हम आर्थिक रूप से हम मजबूत हैं, हमारे पास तकनीक भी है, लेकिन फिर भी हम उसका उपयोग ना करते हुए अगर उसकी जगह पर कोई दूसरा विकल्प है तो हम उसका उपयोग कर रहे हैं। जैसे एग्जांपल तो देख लिया, अगर हमको बिजली बनाना है तो भारत में क्या है, जब बिजली बनाया जाता है तो अधिकांश बिजली 80% बिजली तो कोयले से बनती है, लेकिन फिर भी अगर हम बिजली बनाना चाहें तो हम सौर ऊर्जा से बना सकते हैं, पवन ऊर्जा से हम बना सकते हैं, ज्वारी ऊर्जा से बना सकते हैं। तकनीक भी है हमारे पास बनाने के लिए, आर्थिक रूप से मजबूत भी हो, बनाना चाहे तो अगर पैसा खर्च करना चाहे, लेकिन फिर भी उसका अभी उपयोग ना करते हुए उसको आने वाले भविष्य में एक विकल्प के रूप में देख रहे हैं। अभी वर्तमान में जो कोयला है उसका प्रयोग कर रहे हैं। या जैसे एग्जाम्पल तौर पे आप ये समझ लिए, दूसरा एग्जाम्पल दिए, जैसे जब आप छोटे रहोगे तो आपने ध्यान दिया होगा इस बात पे, जब छोटे रहे तो जितने भी जैसे मेज हो गया, टेबल हो गया, टेबल मतलब डाइनिंग टेबल हो गया, फिर कुर्सी हो गई इत्यादि, क्या ये लकड़ी के होते थे। अब वर्तमान समय में ये सारी चीज़ें या तो कांच की आपको मिलता है, जैसे डाइनिंग टेबल कांच का हो गया, या यही चीज़ आपको प्लास्टिक का मिलते हैं। तो प्लास्टिक क्या है, एक बार आपने उपयोग किया, टूट गया, रिसाइकल करके आपने फिर दूसरा बना दिया, फिर आपने प्लास्टिक का कोई चीज़ खराब टूट गया उसको भंगार में बेच दिया कबाड़ी वाले को, वापस वो रिसाइकल होगा, कंपनी में जाएगा, फिर वापस फैक्ट्री में से दूसरा बन के वापस आ जाता है। लेकिन वहीं पर लकड़ी क्या है, आपने मेज बनाया, उसका प्रयोग किया 10 साल, वो टूट गया, फिर शायद वो वापस जुड़ सके, एक समय पूरे टूट के खराब हो जाएगा, फिर उसको क्या करें आप, या तो जला खत्म कर देंगे। ठीक है, तो कहने का क्या मतलब है, जो प्लास्टिक की जैसी चीजें हैं, पहले जो भी टेबल मेज या कुर्सी होते उसका हम क्या लकड़ी का उपयोग करते थे, तो कहने के उससे पर्यावरण को भी नुकसान था और भविष्य के लिए भी नुकसान था, क्योंकि जितना ज़्यादा या जितना बड़े पैमाने पर हम लकड़ी का उपयोग करेंगे, लकड़ी के धातु का उपयोग करेंगे, हमारा जो वन संसाधन वो समाप्त होगा। तो वन संसाधन ना समाप्त हो, इसलिए हमने क्या किया, जो टेबल हुआ, मेज हुआ, जिन चीज़ों का लकड़ी का हम उपयोग करते हैं उसकी जगह पर हम क्या कर, लकड़ी की जगह पर हम प्लास्टिक का उपयोग कर रहे हैं। और प्लास्टिक से क्या होगा, वो चीज़ों का अगर हम उपयोग करें, यदि वो टूट गया, फूट गया, फट गया, कुछ भी हुआ, वापस वो फैक्ट्री में जाकर रिसाइकल होकर दोबारा बन जाएगा। तो इससे क्या बड़े पैमाने पर जो वन संसाधन है वो संरक्षित रहेंगे, और वन संसाधन का आने वाले भविष्य में किसी भी क्षेत्र में उसके रूप में आपको देखने को मिल रहा है। ठीक है, तो आप ऐसा समझे। ठीक है, तो क्या है, वो भी कहीं ना कहीं संचित कोष के अंतर्गत ही आते हैं। यानी हमारे पास संचित कोष के अंतर्गत वो सभी संसाधन आ जाते हैं जिनका हम वर्तमान में उपयोग कर सकते हैं, लेकिन उपयोग उनको ना करते हुए विकल्प रूप में हम दूसरा संसाधनों का उपयोग कर रहे हैं और उसको आने वाले भविष्य के रूप में, आने वाली पीढ़ी के रूप में हम रख रहे हैं। ठीक है, जैसे मैंने प्लास्टिक का ही आपको चीज़ें बताए, हम लकड़ी का चीज़ों का उपयोग कर सकते हैं, लेकिन उससे हम प्लास्टिक का चीज़ों का ही उपयोग कर रहे हैं। हालांकि प्लास्टिक की चीज़ें थोड़ी सस्ती होंगी लकड़ी की तुलना में, लेकिन जो भी कारण हो, इसे कहीं ना कहीं वन से बने हुए जो भी चीज़ें हो उनसे थोड़ा सुरक्षित रह रही हैं चीज़ें, वन संसाधन हमारे सुरक्षित हो रहे हैं, इससे एक प्रॉफिट है। आने वाले भविष्य में हम वन संसाधनों को हम दे सकते हैं। ठीक है, तो चलिए मैं आप लोग का एक बार कमेंट देख लूँ। चलिए ठीक है, अब आइए आगे चलते हैं। तो इस हिसाब से आपके जो संसाधन थे, यानी जो संसाधन का जो टॉपिक था, क्योंकि चैप्टर ना देख सकते हैं संसाधन एवं विकास, जो चैप्टर का नाम है यहाँ पर संसाधन एवं विकास नाम का चैप्टर है। तो संसाधन जो था आपका खत्म हो गया, अब आते हैं विकास पर, क्योंकि दोनों संसाधन एवं विकास है, और संसाधन और विकास, तो विकास के बारे में पढ़ना है। विकास यानी डेवलपमेंट के बारे में हमें पढ़ना है। ठीक है, तो आइए विकास को जानते हैं कि विकास क्या है। देखिए विकास का, इसको एक कहानी के माध्यम से आप समझें। देखिए जब प्राचीन समय में जब इंसान जो था शिकारी था,
यानी जब वो शिकार करता था, चाहे वो मछली का शिकार करे, चाहे हिरण का या किसी अन्य जानवर का, या जब वो फल फूल या कंदमूल खाता था, तो उसके समय में उसके लिए विकास क्या था? उसके लिए विकास हुआ कि वो शाकाहारी, जो मांसाहारी व्यक्ति था, एक फल फूल खाता था, जो फल फूल का प्रयोग करता था, फल का प्रयोग करता था, और मछली का प्रयोग करता था, मछली का प्रयोग करता था या मांस का उपयोग करता था अपने भोजन में। उसके लिए विकास किधर हुआ? उसके लिए विकास हुआ जब उसने कृषि का उसका विकास हुआ। देखिए, इस मानव जीवन में माना जाता है केवल 2 बार ही मानव जीवन में 2 बार क्रांति हुई, ऐसा माना जाता है। पहला क्रांति तब हुआ जब इंसान, जो आदिवासी जैसे आदिवासी ने, ऐसा माना जाता कि मानव जीवन में 2 बार क्रांति हुआ। पहला क्रांति कब हुआ? पहला क्रांति तब हुआ जब इंसान शाकाहारी से कृषक ओर बढ़ा, यानी जब हम आखेट संग्रह थे, यानी जब हम शिकारी थे, हम शिकार करके अपने भोजन को इकट्ठा करते थे, और वहां से हम क्या कृषक के रूप में हुए, हम पशुपालन के रूप में, कि शिकारी काम छोड़कर हम क्या कृषि करना चालू किए, हम पशुपालन करना चालू, जिससे क्या हमारा जीवन पहले की तुलना में बहुत अधिक बेहतर हुआ। तो मानव जीवन में पहली क्रांति तब हुआ जब हम पशुपालन और कृषक हुआ शिकारी से। दूसरा, जब हम पशुपालन और कृषक से जब हम औद्योगिक क्रांति हुई, यानी हम उद्योगों को बढ़े, जब बड़े पैमाने पर उद्योगों का विकास हुआ, रोजगार हुआ, अन्य चीजों का, तो मानव जीवन में ये माना जाता है ये 2 ही सबसे बड़ी क्रांति हुए जिन्होंने जीवन को प्रभावित किया। अब हमारे उद्देश्य है कि विकास क्या है, इसको हम कैसे जाने। देखिए, अर्थशास्त्र की दुनिया में कई सारी चीजों का प्रयोग किया जाता है। एक शब्द का प्रयोग आप सुनेंगे विकास क्या है, एक शब्द आप सुनेंगे कि वृद्धि क्या है, एक शब्द आप सुनेंगे कि सतत विकास क्या है, एक शब्द आप सुनेंगे कि समावेशी विकास क्या है। तो एक इन सभी शब्दों को जानते हैं कि वृद्धि क्या है, विकास क्या है, सतत विकास क्या है और समावेशी विकास क्या है। देखिए, पहले जानते हैं वृद्धि क्या है। पहले वृद्धि क्या है, देखिए, समझ लीजिए 2 भाई हैं, ए और बी। 2 भाई हैं, ए और बी। जो 2 भाई हैं, जो ए व्यक्ति है, ये 8 घंटे क्या करता है, काम करता था। इसको महीने का, इसको 8 घंटे काम करने का इसको 1000 रुपये इसको सैलरी दी जाती है पर डे का। और जो बी भाई है, इसको भी क्या 8 घंटे काम करने का इसको 1000 दी जाती थी, सामान्य है। फिर क्या हुआ, अगले दिन से इन दोनों की क्या थी, मजदूरी जो थी उसको बढ़ा दी गई। इसका जो था 1000 था, इसका अब क्या 2000 कर दिया गया। जो बी था इसका भी 2000 हो गया। तो ये क्या हुआ, दोनों की वृद्धि हुई। पहले 8 घंटे काम करते थे तो 1000 सैलरी मिलती थी, अब उसी 8 घंटे को काम करने के लिए उतने ही समय में अब इनकी तनख्वाह कितनी दी जाती है, 2000 दी जाती है। तो ये क्या हुआ, वृद्धि हुआ, यानी मात्रा में किसी प्रकार तुलनात्मक वृद्धि या बढ़ोतरी, ये वृद्धि होती है, जिसे सामान्यतः हम वृद्धि कहते हैं। अब सवाल उठता है कि विकास क्या है। देखिए, मान लीजिए जो ए भाई है, उसको दिन का 2000 रुपये मिलता है, और मान लीजिए जो बी है उसको भी 2000 मिलता है। इस ए वाले ने क्या किया, इसको जब 2000 रुपया इसको मिलता है दिन की सैलरी, तो इसमें से क्या कर सकता है, 500 का यह शराब पी लेता है, ठीक है। ये क्या करता है, 1000 का 100 रुपये का सिगरेट पी जाता है। उसके बाद क्या करता है, जो है 400 रुपये का जुआ खेल जाता है, और जो है 1000 जो है क्या करता है, लाकर उसने क्या किया, घर पे उसने दे दिया, ठीक, दे दिया। वहीं पर ये जो बी भाई है, इसने क्या किया, इसकी भी जब तनख्वाह 2000 हो गई, इसने क्या किया, 2000 हुआ तो इसने अपने घर पे 100 रुपये का फल लेकर चला आया। इसने क्या किया, इसके जो पहले बच्चे पढ़ते थे वो सी नाम के स्कूल में पढ़ते थे, जहाँ पर महीने के जो फीस होता था वो 400 हो गया, 400 होता था। अब उसका लगा कि नहीं स्कूल उतना अच्छा नहीं है, या कोचिंग अच्छा नहीं, थोड़ा सा और कुछ देख लेते हैं। उसने किया, उसी स्कूल से निकाल कर उसने बच्चों को क्या किया, ये स्कूल में डाल दिया। अब जो महीने का जो फीस 400 देता था, अब उसके यहाँ 900 दे रहा है, ये सोच के कि बच्चे को और अच्छे स्कूल में और बढ़िया जगह पर पढ़ाएंगे, जो भी उसकी विचारधारा है अपनी निजी, ठीक है। तो उसने क्या किया, 900 यहाँ खर्चा कर दिया। उसके बाद उसने 500 रुपये बैंक में जमा कर दिया, या जमीन खोद के
जमीन में दफना दिया, ये सोच के आने वाले भविष्य में क्या काम आएंगे। अब 500 रुपये जो है उसने क्या किया, अपने जो घर के बाकी जो खर्चे हैं उसका उसने प्रयोग किया। तो अब देखा जाए वृद्धि इसकी भी हुई तनख्वाह में, वृद्धि इसकी भी हुई तनख्वाह में, लेकिन इसने क्या किया, 500 का इसने जो शराब पी लिया, 100 का सिगरेट पी लिया और 400 का जुआ खेल लिया। इसने क्या किया, 100 रुपया फल में खर्चा किया, 900 रुपया उसने बच्चों को पढ़ाने में खर्चा किया, 500 रुपया जो इसने आने वाले बैंक में जमा कर दिया कि मैं दिन का 2000 कमाऊँगा तो 500 रुपये मैं जमा करूँगा आने वाले भविष्य के लिए, और 500 रुपये अपने बाकी वो जरूरत को पूरा कर रहा है। तो वृद्धि देखो इसकी भी हुई, वृद्धि इसकी भी हुई, लेकिन इसकी जो वृद्धि थी वो क्या सकारात्मक परिणाम नहीं ला पाई। ठीक है, इसकी वृद्धि सकारात्मक वृद्धि दोनों की, लेकिन इसकी वृद्धि सकारात्मक नहीं है, सकारात्मक नहीं है। यानी वृद्धि दोनों की, लेकिन इसकी जो वृद्धि है वो कैसी वृद्धि है, वह सकारात्मक नहीं, नकारात्मक वृद्धि है, नकारात्मक नकारात्मक है, नकारात्मक वृद्धि। मेरे इसकी भी तनख्वाह 1000 से 2000, इसकी भी 1000 से 2000 हुई, लेकिन 2000 का उसने किया क्या, उसने अपने पैसे को गलत जगह उपयोग किया, गलत तरीके से उसका मिसयूज किया, अन्य चीजें किए, जिस वजह से उसकी वृद्धि हुई, लेकिन उस पैसे का वो अपना विकास नहीं कर पाया, उसने अपने परिवार का, अपने समुदाय का विकास नहीं कर पाया। जबकि वहीं पर इस भाई साहब क्या, इसके भी तनख्वाह बढ़ी, वृद्धि हुई, लेकिन उस पैसे से इसने क्या किया, शिक्षा में, स्वास्थ्य में, आने वाले भविष्य में, अन्य चीजों पर इसने क्या किया, इसने इसका प्रयोग किया। तो इसकी जो वृद्धि है, इसकी वृद्धि इससे क्या सकारात्मक सकारात्मक परिणाम परिणाम दे पाई, इसको सकारात्मक परिणाम दे पाई इसकी वृद्धि। तो इसकी वृद्धि जब सकारात्मक परिणाम दे पाई तो हम कहेंगे इसका विकास हुआ, इसका विकास हुआ, इसका विकास नहीं हुआ, विकास नहीं हुआ। तो तो वृद्धि तब तक वृद्धि रहेगी जब तक वो आपको सकारात्मक परिणाम ना दे पाए, तब तक क्या होगा, वो वृद्धि ही रहेगी। तो वृद्धि और विकास में आपको अंतर समझ में आया। ठीक है, आप इसको मैं इरेज कर दूं। तो ये था वृद्धि और विकास। अब समझते हैं सतत विकास क्या होता है। सतत विकास क्या होता है, देखिए जब इस पृथ्वी पर सबसे पहले जब अर्थशास्त्रियों का जन्म हुआ तो उन्होंने पहले वृद्धि को बताया कि वृद्धि क्या है, फिर उन्होंने विकास को बताया कि विकास यह है जो सकारात्मक परिणाम दे दे, कि कोई भी वृद्धि सकारात्मक परिणाम दे दे तो विकास है, कोई भी वृद्धि सकारात्मक परिणाम ना दे तो वो विकास नहीं है। तो लोगों ने सकारात्मक परिणाम के लिए कोई भी देश हुआ, जैसे भारत हुआ, मान लीजिए भारत ने, आप अमेरिका ले लें, अमेरिका ले लें, अमेरिका ने क्या किया, अपने स्कूल, अपने देश के विकास के लिए इसने शिक्षा पर अच्छा पैसा खर्चा किया, स्वास्थ्य पर पैसा खर्चा किया, रोजगार पर इसने पैसा खर्चा किया, यानी रोजगार यानी उद्योगों पर, उद्योग पर पैसा खर्चा किया, उद्योग पर पैसा खर्चा किया, परिवहन पर पैसा खर्चा किया, अन्य जितने भी क्षेत्र थे इसने पैसा खर्चा किया और अपने लोगों को एक बेहतर, एक अच्छा जीवन दिया। अब क्या हुआ, अमेरिका एक शहर में जहाँ पर 50-50 माले बिल्डिंग अब हो गई, 200-200 माले बिल्डिंग हो गए, अच्छा स्कूल, अच्छा कॉलेज, अच्छा माहौल, सब कुछ हो गया। लेकिन अब अमेरिका ने इतना ज़्यादा विकास कर लिया है, लेकिन अब क्या है, वहाँ पर इतने ज़्यादा फैक्ट्री हो गए, इतने ज़्यादा गाड़ियाँ हो गए, यानी वाहन हो गया, वाहन हो गया, फिर रेल हो गया, बस हो गया, फैक्ट्री हो गया, कि वहाँ पर इन सबके वजह से इतना वहाँ पर प्रदूषण होता है कि वहाँ पर कोई सांस नहीं ले पा रहा है। विकास के चक्कर में, शहरों को बसाने के चक्कर में उन्होंने इतना ऐसा विकास किया कि स्कूल, कॉलेज, मॉल, हॉस्पिटल रहे, तो वहाँ पर क्या उन लोगों ने एक पेड़ तक नहीं छोड़ा, एक पेड़ नहीं है, तालाब नहीं है, कुछ नहीं है, और वहाँ प्रदूषण है। तो विकास तो हुआ
लेकिन ऐसा विकास हुआ, अभी भी जो वहाँ के लोग रह रहे हैं उनको इस चीज़ से कोई आपत्ति नहीं है और कोई शायद नुकसान भी नहीं है बहुत ज़्यादा। लेकिन जो उनके आने वाली जो पीढ़ी है, जो उनके 200 साल बाद जो पीढ़ी आएगी, उसका इन्हें फ़ायदा नहीं कुछ होगा, बहुत नुकसान होगा। क्योंकि एक पेड़ नहीं है, एक तालाब नहीं है, इतना गाड़ियाँ हो गई हैं, इन्हें बस हो गए, इन्हें रेल हो गए, तो अब वहाँ पर इतना ज़्यादा गर्मी होता है, अन्य चीज़ें होता है, तो आप तो रह लोगे, लेकिन आपके बाद 200 साल बाद, यानी आपके बाद 4 पीढ़ी 5 पीढ़ी आएगी, उसके लिए आपके मॉल, स्कूल, कॉलेज, बड़ी बड़ी बिल्डिंग किसी काम की नहीं आएंगी, एकदम बेकार हो जाएंगे। तो विकास आपने ऐसा किया कि पर्यावरण को इतना बेकार कर दिया कि 200 साल बाद, 300 साल बाद वहाँ कोई रह नहीं सकता। तो ऐसा विकास का फायदा क्या? फिर बाद में अर्थशास्त्रियों ने इसे समझा, देश के लोगों ने समझा कि हम तो विकास, जिस शहर का इतना परिश्रम करके उद्योग लगा रहे हैं, रोजगार दे रहे हैं, शिक्षा स्वास्थ्य दे रहे हैं, वर्तमान के लिए तो सही है, लेकिन आने वाले भविष्य के लिए तो बेकार है ना। आने वाले भविष्य के ना तो एक पेड़ है, ना तालाब रहे, ना कुछ रहे, बस जहाँ देखो तहाँ मशीन अन्य चीजें ही हो, तो आने वाले भविष्य के लिए, लोगों के लिए, पीढ़ी के लिए ठीक नहीं है। तो उसके लिए इन्होंने क्या किया, जैसे वर्तमान समय देखो, पहले इतना जो है गर्मी नहीं पड़ती थी शहरों में, लेकिन अब दिन प्रतिदिन गर्मी शहरों में देखो, गर्मी बहुत पड़ती है शहरों में। क्यों पड़ा है? क्योंकि पेड़ कुछ है नहीं, इतने सारे वाहन वाहन हो रहे हैं, उसके वजह से जो कार्बोनेट, जो जो धुआं निकल रहा है, कार्बन निकल, उससे और गर्मी हो रहा है, तो चीज़ें हो रहा है, मौसम परिवर्तन हो रहा है। तो कहीं ना कहीं आने वाली पीढ़ी के लिए नुकसान है, आपके लिए भी तो नुकसान है, लेकिन आने वाली पीढ़ी के लिए और ज़्यादा नुकसान है। क्यों? क्योंकि हमने विकास खूब किया, हमने बड़े बिल्डिंगें बनाए, स्कूल बनाए, कॉलेज बनाए, मॉल बनाए, सब बनाया, लेकिन आने वाली पीढ़ी को हमने नेगलेक्ट करते हुए हमने पर्यावरण को हमने नुकसान पहुंचाया। ग्रामीण क्षेत्र भले ही विकसित ना हो, लेकिन वहाँ का पर्यावरण माहौल देख लो और शहर का देख लो, जमीन आसमान का आपको अंतर दिखेगा। तो इसको विश्व के लोगों ने ये कब समझा? ये 1980 के दशक में, 1990 के दशक में देखा, और उनको एक चिंता लगी कि आने वाले भविष्य के लिए, सभी देशों के लिए वैश्विक रूप पर ये एक समस्या है। तो उन्होंने जो विकास का जो लक्ष्य था, जो उनका मॉडल था, उन्होंने क्या किया, उसको थोड़ा सा चेंज किया। तब उन्होंने धारणा क्या दी? सतत विकास के दिया। और सतत विकास क्या है, अब हम बताते हैं आपको। तो उन्होंने इससे हटते हुए उन्होंने क्या किया, उन्होंने क्या किया, अब इससे हटते हुए, अब उन्होंने क्या किया, इस चीज से हटते हुए उन्होंने सतत सतत विकास विकास का उन्होंने परिभाषा दिया। सतत सतत विकास क्या है, यानी सतत विकास की उन्होंने परिभाषा दी है। उन्होंने कहा कि अब हम विकास इस तरीके से करेंगे जिससे हमारा विकास हो। अगर हम फैक्ट्री लगाना चाहते लग जाए, उद्योग धंधा लगाना चाहते लग जाए, स्वास्थ्य, मॉल, बिल्डिंग जो बनाना चाहे वो हो, लेकिन हम इस तरह से विकास करें जिससे क्या, पर्यावरण को नुकसान ना हो। आप आम शब्दों कहो, जैसे अगर हमें एक पेड़ की लकड़ी की अगर आवश्यकता है, ठीक है, हम एक पेड़ काट लें, लेकिन उसके जगह पर 2 या 4 पेड़ लगा दें, क्योंकि एक पेड़ को तैयार होने में 10 से 20 साल लग जा रहा है, आप लगा नहीं रहो, अब काटते जा, आने वाले भविष्य के लिए वो खतरा है, पर्यावरणीय समस्या उत्पन्न होगी। तो हम ऐसा ना करें। तो जहाँ तक हो सके हम विकास तो अपना करें, लेकिन पर्यावरण को हम नुकसान ना करें। जो भी हमारे पास संसाधन है, जैसे हमारे पास वन संसाधन है, हम वनों का भी अगर उपयोग करें तो एक सीमित मात्रा में करें। वो नहीं तो होगा क्या, आने वाली पीढ़ी के लिए कुछ नहीं बचेगा। तो पर्यावरण से भी नुकसान होगा, पर्यावरण से भी उनका नुकसान होगा, प्लस उनका क्या होगा, आने वाले समय उनके लिए ये कोई भी, ये सशक्त है, ठीक है, कोई भी संसाधन उनके लिए नहीं बचेगा। तो ऐसा ना हो, तो उनके लिए क्या, ऐसा कुछ ना हो, इसलिए उनके लिए कुछ ऐसा ना हो, इसलिए हमने क्या, सतत विकास को हमने अपनाया कि हम ऐसा विकास करेंगे जिससे हम संसाधनों का कम से कम मात्रा में, हमको जितनी आवश्यकता उतना ही उपयोग करें, आने वाले भविष्य को हम ध्यान में रखें। साथ में हम कोई भी विकास करें इससे पर्यावरण को क्या नुकसान ना हो, पर्यावरण को कोई नुकसान ना हो। तो हमने क्या किया, हमने सतत विकास की विचारधारा दी। जब सतत विकास की हमने विचारधारा दी, तो हमने काफ़ी वर्षों तक इसे सतत विकास को माना, आज भी हम मानते हैं सतत विकास को। फिर कुछ समय बाद फिर अर्थशास्त्री आए, उन्होंने फिर विकास की परिभाषा दी। उन्होंने कहा कि जो हम विकास कर रहे हैं वो तो सही है, पर्यावरण को भी नुकसान नहीं हो रहा है, या आने वाले भविष्य की पीढ़ियों के लिए भी हम बचा कर रख रहे हैं, लेकिन जो हम विकास कर, इस विकास में प्रत्येक वर्ग, प्रत्येक समुदाय का विकास नहीं हो रहा है। देखिए, जो वर्ग होता है,
ये आर्थिक रूप से इसको गिनता जाए, वर्ग का मतलब है क्लास से, और जो वर्ग होता है ये आर्थिक रूप से इसको लिया जाता है, ठीक है, जाति से नहीं होता है। तो उन्होंने ये कहा कि जो सतत विकास कर रहे हैं, पर्यावरण को तो नुकसान नहीं हो रहा, आने वाले भविष्य के लिए तो बचा कर रख रहे हैं, लेकिन इससे पूरे समाज का विकास नहीं हो रहा है, पूरे समाज का, प्रत्येक वर्ग का, समुदाय का विकास नहीं हो रहा। बहुत से ऐसे वर्ग हैं, बहुत से समुदाय हैं जिनका विकास नहीं हो पा रहा, वो पीछे ही रह जा रहे हैं। तो उसके बाद उन्होंने कहा कि हम सतत विकास करें, लेकिन उसके साथ साथ हम ऐसा विकास करें जिसमें हम भारत या विश्व के जितने भी वर्ग हैं, समुदाय हैं, उनको हम साथ लेकर चलें। जैसे एग्जाम्पल तौर पे मैं बताऊँ, अब जैसे यूरोप के जितने भी देश हैं, यानी यूरोप के जितने भी देश हैं, सारे के सारे देश विकसित हैं, उनके पास संसाधन नहीं है, लेकिन फिर भी बहुत विकसित देश हैं, वो बहुत आगे निकल गए हैं। लेकिन वहीं अगर अफ्रीका महाद्वीप की बात कर लें, तो अफ्रीका महाद्वीप में बहुत सारे देश हैं, बहुत सारे छोटे बड़े देश हैं, इनके पास इतना संसाधन है जितना अमेरिका के पास नहीं है, अमेरिका के पास नहीं है। लेकिन क्या, आर्थिक रूप से मजबूत नहीं है, तकनीक नहीं है, नॉलेज नहीं है, इनका कोई नेतृत्व करने वाला नहीं है, इसलिए आप अभी भी गरीबी है, बेरोजगारी है, भुखमरी है, अन्य दुनिया भर की समस्या है। तो संसाधन इनके पास बहुत कुछ है, लेकिन ये विकसित नहीं है। तो विकास तो एक वर्ग का, एक समुदाय, एक क्षेत्र का हो रहा है, लेकिन इनका नहीं हो रहा है। तो उन्होंने कहा कि हम सबके सहयोग से, सबके मिल मिलाव से हम सबका विकास कर सकते हैं। इसके लिए हम सतत विकास तो अपनाएं, लेकिन साथ साथ हम कौन सा विकास अपनाएं, हम समावेशी विकास अपनाएं, जिसमें हम सभी लोगों का, सभी वर्ग, सभी समुदाय का हम क्या समावेशन करें, समावेशी विकास, समावेशी विकास का धारणा दें, जिसमें हम प्रत्येक वर्ग, प्रत्येक समुदाय, प्रत्येक क्षेत्र, प्रत्येक लोगों की भागीदारी दें और विकास करें। क्योंकि जो संसाधन है पूरे विश्व में एक जगह एकत्रित नहीं है। जैसे मैं एग्जाम्पल तौर पे अगर मैं बताऊं, देखिए, अगर आप भारत की बात ले लें, तो भारत में आप देखें, जैसे मध्य प्रदेश हमारा हो गया, उड़ीसा हो गया, झारखंड हो गया, यहाँ पर बड़े पैमाने पे कोयला है, लोहा है, इस्पात यानी स्टील है, अन्य भी संसाधन, लेकिन उसके बावजूद भी आपका जो झारखंड है, आपका उड़ीसा है, मध्य प्रदेश से बहुत पीछे है। यहाँ पर छत्तीसगढ़ में आप चल जाओ, वहाँ भी देखो सबको है, छत्तीसगढ़ में चल जाओ, वहाँ भी बहुत संसाधन है, लेकिन छत्तीसगढ़ में भी अभी भी लोग पिछड़े हुए हैं। आपको ज़्यादा गरीबी कहाँ मिलेगा, बिहार, यूपी, छत्तीसगढ़, बिहार यूपी तो मतलब बेरोजगारी ज़्यादा है, लेकिन आपको सबसे ज़्यादा गरीबी कहाँ मिलेगा, उड़ीसा हुआ, छत्तीसगढ़ हुआ, यह झारखंड हुआ, यहाँ सबसे ज़्यादा गरीबी देखने को मिलेगी। इन राज्यों में गरीब है, राष्ट्रों में। क्यों? ऐसा नहीं कि इनके पास संसाधन है, सबसे ज़्यादा संसाधन इन्हीं के पास है। अगर संसाधन के रूप में देखें तो छत्तीसगढ़ में जितना लोहा है, लोहा हो गया, कोयला हो गया, मैग्नीज हो गया, सब कुछ है, लेकिन फिर भी छत्तीसगढ़ हुआ, उड़ीसा हुआ, झारखंड ये पीछे है। वजह कि उनका हम विकास, उनके पास जो कुछ भी संसाधन, हम उनको लाकर दूसरे जगह में ले तो विकास कर रहे हैं, दूसरे राज्यों में वहाँ का संसाधन उठा कर देश का विकास कर रहे हैं, लेकिन उनको हम नेगलेक्ट कहीं ना कहीं करते चले आए हैं। तो समावेशी विकास में हम उनका भी विकास करें, प्लस उनके मदद से बाकी क्षेत्रों का भी विकास करें। जैसे अगर आप राजस्थान ले लो, गुजरात ले लो, यहाँ पर बड़े पैमाने पर पवन एवं सौर ऊर्जा की संभावना है। इसके मदद से हम राजस्थान, गुजरात का तो विकास कर सकते हैं, लेकिन साथ साथ अन्य राज्यों का भी हम विकास कर सकते हैं। तो समावेशी विकास में ये धारणा दे कि उनका विकास हो प्लस सबका विकास हो, हम सबको साथ लेकर चलें, ठीक है। और एक बात मैं फिर पहले अभी कुछ देर पहले बताया कि संसाधन सब कुछ नहीं, लेकिन बहुत कुछ है। क्योंकि अगर जापान में आप देखो, जापान में कोई भी संसाधन नहीं है, लेकिन फिर भी जापान सबसे विकसित देश है, उसका कोई भी संसाधन नहीं, डीजल, पेट्रोल, कोयला कुछ भी नहीं है, लेकिन फिर भी सबसे विकसित देश जापान है। आबादी भी सबसे कम है, बहुत विकसित है, कुछ नहीं है, आबादी भी कम है, जनसंख्या भी उसका देखो मतलब टॉप 10 में आता है जनसंख्या में, 10वें नंबर पे, लेकिन फिर भी संसाधन कुछ नहीं है, लेकिन फिर भी वो बहुत विकसित देश है। वहीं आप साउथ अफ्रीका ले लो, बहुत संसाधन है, लेकिन सबसे गरीब देश है, बहुत गरीब देशों में आता है, उतना वो विकसित नहीं है। तो संसाधन होना ही सब कुछ नहीं है, लेकिन उसका अगर सही उपयोग करें या सबके सहयोग से अगर उपयोग करें तो उनका भी विकास होगा और बाकियों का भी होगा। तो सतत विकास में
हमने अपनाने के बाद हमने समावेशी विकास को भी अपनाया है। सभी क्षेत्रों का हम विकास करें, ऐसा ना कि हम एक क्षेत्र का विकास करें, एक क्षेत्र का खूब विकास हो जाए, दूसरा क्षेत्र उसी की तुलना में पिछड़ जाए, ऐसा ना हो। समावेशी विकास यानी सभी क्षेत्रों का सबके मिलाव से विकास हो। तो हमने क्या इस चैप्टर में संसाधनों को देख लिया था, अब हमें विकास को पढ़ना है। तो विकास में हमारा जो सतत विकास है इसके बारे में हमें पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। सतत विकास के बारे में पढ़ना है, इसके साथ साथ कुछ अंतर्राष्ट्रीय संबंध है उसको देखना पड़ेगा, कुछ अंतर्राष्ट्रीय संगठन उसको भी हमें पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। तो इसको मैं इरेज कर दूं। ठीक है, देखिए जो संसाधनों वाला टॉपिक है थोड़ा सा बोरिंग है, उसमें बहुत इंटरेस्टिंग नहीं है। बस यह विकास वाला थोड़ा सा उसमें कॉन्सेप्ट आता तो समझाना पड़ने, तो बाकी तो जो संसाधन है उससे थोड़ा सा बोरिंग है, फैक्ट है, डाटा ही है ज़्यादा। तो आप उसको पढ़ भी लेंगे तो भी आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो आपका जो सतत विकास हमने बता दिया क्या है, उसी के संदर्भ में यहाँ पे एक शब्द है रियो डी जेनेरो पृथ्वी सम्मेलन 1992। अब दिया है रियो डी जेनेरो। अब जानते ये क्या है। सबसे पहले आप लोग का कमेंट देख लो, ठीक है। तो हमने सतत विकास को देख लिया। चलिए आज के सेशन को इधर रहते हुए रोकते हैं, फिर कल नेक्स्ट पार्ट में यानी पार्ट 3 में हम जो है रियो डी जेनेरो के बारे में, अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के बारे में करेंगे। तब तक के लिए बाय, और इस चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब आप कर लीजिए, देख लीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।